नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ़ है कि इस प्रोग्राम में हम बिज़नेस डिस्कस करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करते हैं, हम मईशत के, इकॉनमी के उन सारे सेक्टर्स पे बात करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के एवेन्यूज़ मौजूद हैं, जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और बुनियादी मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो स्किल्ड जो मैन फोर्स हमारे पास अवेलेबल है या जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से हर साल आ रहा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ माइल हो जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाएं। और इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है जहाँ पे हम हर प्रोग्राम के एपिसोड में हम एक अलग मौजू का इंतखाब करते हैं, उस पर बात करते हैं उस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप के कितने अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, कितनी एक्सप्लोर हो चुकी हैं और किस हद तक हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितने ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों से मेरी मुराद नौजवान हैं, जो इस सेक्टर में अपना जो रोज़गार कमा सकते हैं और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज भी हमने अपने प्रोग्राम में एक मौजू का इंतखाब किया है। आज हम सिल्क इंडस्ट्री पे बात करेंगे, हमारी जो रेशम की सन्नत है उस पर बात करेंगे। रेशम की सन्नत की जब हम बात करते हैं तो ये एक रवायती सन्नत रही है हमारे यहाँ। आप में से मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे रहा है तो हमारी जो सिल्क है वो यूरोप को एक्सपोर्ट हुआ करती थी। और हमारी सिल्क जो आज भी पूरी दुनिया में जब सिल्क की बात होती है तो हमारी सिल्क को वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। तो ये इफ्तिखार हमें हासिल है कि हम दुनिया की एक बेहतरीन सिल्क जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, करते हैं बल्कि। और इस मौजू पर आज आगे बात करेंगे। हमारे साथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो हमारे प्रोग्राम का जो हमारा नस्बुल ऐन है उसी तरह से बिल्कुल। मैं पहले प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं आज के मौजू पर बात करने के लिए पहले मैं उन्हीं का आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर खुर्शीद अहमद सहाफ साहब, जो कि एसोसिएट डीन है कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर के स्कॉस्ट से। खुर्शीद साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ हैं सैयद दानिश शौकत शाह, ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। शौकत साहब, दानिश शौकत साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे आज के शो में। और हमारे साथ है पीर अबू लैस नक्शबंदी, ये एक यंग एंटरप्रेन्योर है। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मौजू के हवाले से बात करें, अपने मेहमानों से बात करें, हमारा जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से पहले हम एक कैप्सूल चलाते हैं, एक सेगमेंट चलाते हैं जो बिजनेस बज़ की टीम ने तैयार किया हुआ होता है। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये कैप्सूल चलाएं और उसके बाद जो है हम मेहमानों के पास चलते हैं। कश्मीर में रेशम की अफजाइश का शोबा खासतौर पर सेरीकल्चर गहरी तारीखी जड़ें रखता है और वादी की माशियत और सकाफती वर्से का एक अहम हिस्सा बना हुआ। कश्मीर का रेशम से ताल्लुक सदियों पुराना है, जब इलाके के मवाफिक मौसम और शहतूत के दरख्तों की कसरत ने इसे सेरीकल्चर के लिए मौजूद बनाया। आज हम कश्मीर की रेशम की सन्नत के मरकज में दाखिल होकर इसकी मुश्किलात को समझते हैं और इसके मुस्तकबिल की सलाहत को तलाश करते हैं। जम्मू कश्मीर दुनिया के बेहतरीन रेशम से तैयार करदा मसनूआत पैदा करता है, जिनमें रेशमी कालीन और कश्मीरी शाली शामिल है, जिनकी मालियत तकरीबन 300 करोड़ रुपए है। रेशम की अफजाइश में शामिल अहम अजला में बारामुल्ला, अनंतनाग, श्रीनगर और पुलवामा शामिल है। रेशम की सन्नत अब भी हजारों खानदानों को रोजगार फराहम करती है। खासतौर पर दही इलाकों में खवातीन खासतौर पर रेशम की पैदावार के मुख्तलिफ मराहल में गहराई से शामिल होती है, जिसे शहतूत की काश से लेकर रेशम के धागे बनने तक। दुनिया भर में माहौल दोस्त और पैदावार कपड़ों की मांग को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर खुद को न्यामती रेशम की पैदावार में एक रहनुमा के तौर पर पेश कर सकता है। पश्मीना शालों की बुनाई, जो अक्सर रेशमी धागों के साथ मिलाई जाती है, कश्मीरी कारीगरों की अलामत रही है। अगरचे सेरीकल्चर का शोबा चैलेंजों का सामना कर रहा है, लेकिन मुनासिब सरमायाकारी, पॉलिसी माउनत और आलमी रसाई के साथ इसमें बेहतरी के मौके मौजूद है। ये थी बिजनेस बज़ डेस्क की एक खास पेशकश। नाज़रीन, फिर से आपका इस्तकबाल है। तो अब हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। डॉक्टर खुर्शीद,
آپ نے دیکھا کہ ایک روایتی وابستگی ہے ہماری سلک کے ساتھ. ہماری سلک آج بھی دنیا میں بیسٹ مانی جاتی ہے. پچھلے 3-4 سال کی جب ہم بات کرتے ہیں, کتنا کون سے انیشیٹوز لیے گئے ہیں, کتنا دیکھتے ہیں آپ کی سلک انڈسٹری کی طرف لوگ جو ہے, خاص کر ہمارے نوجوان جو ہے آ رہے ہیں, اور آنے والے 10 سال میں آپ ہماری جو سلک انڈسٹری ہے, ہماری جو ریشم کی صنعت ہے, اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ریشم صنعت ایک روایتی صنعت ہے ہمارے کشمیر کی, جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کی. جی. تو یہ بہت سالوں سے یہ صنعت چلتی آ رہی تھی. جی. تو بہت سیکٹر بیچ میں آ گئے, ہارٹیکلچر, ایگریکلچر میں, لیکن سیریکلچر کی صنعت ابھی تک یہ منافع بخش ایک صنعت مانی جا رہی ہے. اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو انوالو ہونا چاہتا ہے, ریشم کی صنعت سے وابستہ ہونا چاہتا ہے, اس کو زیادہ اس میں پیسوں کی شروعات میں زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے باقی انیشیل انویسٹمنٹ, جیسے باقی انڈسٹریز کی اگر بات کریں گے, اس میں بہت انیشیل انویسٹمنٹ بہت ہوگا, تو ان کو پیسے وہاں سے لینے کے لیے بینک کو جانا پڑتا یا دوسرے اداروں کے ساتھ وابستہ ہونا پڑا, تو اس میں وہ دشواریاں کچھ آ سکتے ہیں. لیکن سیریکلچر جب شروعات کرنا ہے ہمیں, اس میں اتنی انیشیلی لاگت اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس میں ہماری جو بھارت سرکار ہے اور جو یو ٹی کی سرکار ہے, یہاں پر بہت ساری اسکیمیں بھی انہوں نے رکھی ہے جو اسے وابستہ بھی ہونا چاہتے ہیں. جیسے پچھلی بار بھی کچھ اسکیمیں آ رہی تھی, اس کا بھی فائدہ ہمارے کسان بھائیوں نے اٹھا لیا ہے, اور اس وقت بھی کچھ اسکیمیں چل رہی ہیں جس کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اب رہا بات کہ یہ جو انڈسٹری تھی یہ ہمیشہ بہت مانی جا رہی تھی. جیسے آپ نے بھی صحیح فرمایا کہ کشمیر کا پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. پوری دنیا میں مشہور ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کا ہمارا جو موسمی حالات ہے, یہاں پر جو ہمارا کلائمیٹ ہے, تو وہ بالکل ٹیمپریٹ سیریکلچر کے لیے بالکل موزون ہے. اور ٹیمپریٹ سیریکلچر ہمیشہ سے مانا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین سلک اسی سے بنتا ہے. تو باقی جو ہندوستان کے دوسری ریاستوں میں سے اگر ساؤتھ کی بات کریں گے, وہاں ٹراپیکل سیریکلچر ہوتا ہے, لیکن اس کا معیار اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے جتنا ہمارے جو کشمیر میں ٹیمپریچر سیریکلچر. ہمارا سلک بیسٹ ہے, یہ آپ مان رہے ہیں, اور یہ پوری دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے. لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں, کس حد تک وہ آ رہے ہیں اس طرف کہ ہم اپنے یونٹس اسٹیبلش کریں گے, ہمیں جانا ہے, ہمیں سلک, ہمیں وہ قوم نہیں بننا ہے جو جن کے بچے صرف کتابوں میں پھر اپنی جو روایات ہے, اپنے کلچر اور اپنی ہیریٹیج کو پھر کتابوں میں پڑھتے ہیں. ہمیں ان قوموں میں شامل نہیں ہونا ہے. جو سلک ہمارے پاس ہے ہمیں کرنا ہے. کس طرح کے نوجوان آ رہے ہیں؟ کہ آپ ہماری جو زرعی یونیورسٹی ہے, زرعی یونیورسٹی جہاں تو وہ بہت سارے شعبوں میں کام کر رہے ہیں, وہاں پر سیریکلچر کا بھی ایک شعبہ ہے جہاں ہم بہت دلچسپی لے رہے ہیں, اور ہمارے نوجوان ہمارے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اسی تعلیم کے دوران ہی ہم ان کو ایک سکل دے رہے ہیں سیریکلچر کی طرف سے, کیسے وہ اپنا روزگار آگے کما سکتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 جو ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ پڑھاتے رہو, لیکن ساتھ میں ان کو سکل بھی دے دو. سکل بھی دے دیں. پہلے بھی تھا ہمارا جو سیریکلچر کے جو کورسز ہوا کرتے تھے NEP 2020 سے پہلے بھی ہمارے پاس ایسے سکل پروگرام تھے جو ہم ان کو بتاتے تھے کہ کیسے آپ آگے پروموشن کے لیے بھی وہی, مطلب یہ تو اسی تک آئے گا جب ہم اس میں سکل ایک ڈیولپ کریں گے ایک نوجوان میں, اس کو پوری صلاحیت دیں گے کہ سیریکلچر کیسے کرنا ہے, کیسے یہ آپ کے لیے ایک منافع بخش انٹرپرینور اس میں لا سکتے ہیں آپ. تو اس کے لیے ہم ان کو پوری تربیت دیتے ہیں, چاہے وہ کرم کشی ہو جہاں سے ہم صرف بھی کوکون بناتے ہیں. اس پہ میں آگے آپ کے پاس آؤں گا. دانش جی, آپ ایک انٹرپرینور ہیں, آپ نے پڑھائی کمپلیٹ کر کے آپ نے سرکاری نوکری کی طرف نہیں گئے آپ, اور آپ نے سوچا کہ میں اپنا ایک اسٹارٹ اپ کرتا ہوں, اپنا ایک انٹرپرینورشپ کا ایک انیشیٹو لیتا ہوں. کہاں سے ملا آپ کو یہ آئیڈیا, اور کس طرح کا آپ کا بزنس ہے؟ ایکچولی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دوردرشن کا, انہوں نے مجھے موقع دیا اس پروگرام میں اپنے بات رکھنے کا. تو سب سے پہلے میں آپ کو بولوں گا, میں سیریکلچر جو بائی چوائس نہیں بائی چانس آیا تھا. ایکچولی فادر نے مجھے بولا تھا آپ یہ جوائن کرو, اچھا ہے, لیکن بعد میں مجھے میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا. تو اصل میں کیا ہو گیا, جیسے میں 2021 میں یہاں آ گیا تھا سیریکلچر میں, 2022 میں ہی جو ہے ہم نے اس کے بارے میں سوچنا سٹارٹ کیا, کیونکہ زیادہ اویئرنیس ہوتی نہیں تھی اس کے بارے میں, مجھے پتہ نہیں تھا پہلے اتنا زیادہ. تو ہمیں شوق ہوا پہلے کہ ہم ریئرنگ کریں گے. ٹھیک, اور وہاں پر جو ہے آلریڈی آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ اپ پالیسی جو ہے ہماری یونیورسٹی, جو ہمارے وی سی صاحب ہے, انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا جس میں ہم اپنا اسٹارٹ اپ بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی اچھا خاصا انوویٹو آئیڈیا ہوگا. تو اگر سیریکلچر کی بات کریں گے تو اس میں بہت سارے ویلیو پروڈکٹس ہیں.
जिस तरह मलबरी फ्रूट है, ठीक, हम जैम बना सकते हैं इससे, ठीक। तो सेरिसिन है, ये सेरिसिन क्या होता है मैं भी इस पे आ जाऊंगा जी, कि जब मैं रेयरिंग को थोड़ा बहुत डिफाइन करूंगा उसके मैं बोलूंगा, लेकिन ये पहले मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि इसके बारे में पहले सोच रखा था। तो मैं एक इनोवेटर हूँ, ठीक, और मेरा जो मेंटर है वो डॉक्टर आबिद खालिक है जी। तो उनके अंडर हमने काम किया 2 साल और हमने कॉस्मेटिक्स की एक लाइन बनाई, ओके, ठीक, सोप बनाया, आपने अपना एक यूनिट एस्टैब्लिश किया? यस, हमने उसका R&D जो है वहीं पे हमें कॉलेज में। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम असल में मिलता है हमें एज एन इंटर्नशिप लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटी से, हाँ, लेकिन हमें शौक हो गया नहीं हम तो पहले ही करेंगे, हम देखेंगे इसमें कितना फायदा है, क्योंकि हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो उसके बाद डीएन सर के पास हम गए, तो ये बहुत कोऑपरेटिव रहे हमारे डीएन सर जो कि है डॉक्टर साहब। तो हमारा जो मसला था वो था क्योंकि हम स्टूडेंट थे, तो लैंड का मसला हो रहा था, अब हम कब प्लांट्स फिर ग्रो हो जाएंगे, कब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका। तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं, हम आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, आप लोग करो, ओके, जितना पैसा आएगा वो आप लोगों का, ठीक, ओके। तो हमने रेयरिंग स्टार्ट की, मैं था, मेरे साथ ये और 2-3 दोस्त थे जी, हमने काम स्टार्ट किया। मैं आपको बताऊंगा कि हमने 2,31,000 इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया पहले साल, हाँ, 2 रेयरिंग में जी, 2 रेयरिंग। और इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट इसमें उतना खासा जाता नहीं है, वो तो हमने कॉलेज ने प्रोवाइड किया, लेकिन जाता नहीं, क्योंकि अगर हम देखें इसमें माउंटेरियल्स की जरूरत होती है, ट्रेज की जरूरत होती है, वो तो 10-15 हज़ार में आती है, ओके, उसमें उतना मसला नहीं है। और इसमें चूंकि बहुत सारी स्कीम्स है, अगर आपने एग्स लेना होता है, अगर स्कीम्स पे मैं आपके साथ आगे बात करूंगा। अबू लैस हमारे साथ है, बहुत यंग एंटरप्रेन्योर। अबू लैस, आपका रेयरिंग का यूनिट है, कोकून रेयरिंग का यूनिट है आपका, उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आपने सोचा कि मुझे कोकून रेयरिंग का यूनिट बनाना है, और कितना इकोनॉमिकली वायबल है? जी, जैसा कि दानिश साहब ने भी बोला कि जब हमारे जहन में ये चीज़ आई, हम इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं थे, ठीक है, क्योंकि पहले से जब हम बड़े हुए हैं, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको माइंडसेट हमारा, जी, एक माइंडसेट हमारा कश्मीर सोसाइटी में बन गया है ऐसा। लेकिन जो ही हमने कॉलेज ज्वाइन किया तो पहले 1-2 साल हमने देखा, ठीक है, तो कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन से सेक्टर में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जो सेरिकल्चर का सेक्टर है यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते नौजवान, तो जहाँ पे आपको कम कंसंट्रेशन मिलेगी वहां पे आपको उभरने का ज्यादा मौका मिलेगा। आपको लगा सैचुरेटेड नहीं है तो हमें इधर जाना चाहिए। तो फिर हमने अपने डीन सर के साथ बात की, तो ऑलरेडी वहां पर लैंड थी, तो रेयरिंग हट बन चुके थे, तो फिर हमने अपना एक इदारा स्टार्ट किया। हमने इनको बोला कि आपकी वसादत से जब आपकी हेल्प होगी और बाकी टीचर्स की गाइडेंस होगी तो हम अपना जो एक्सपीरियंस है इसमें साझा करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने रेयरिंग की, बाकी बैचमेट्स थे हमारे क्लास मेरे से, बाकी जो प्रोफेसरान थे उनकी भी हेल्प रही और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नो डाउट ये जी, नो डाउट ये पहला एक्सपीरियंस था कि, और हमें ये भी पता चला कि कौन सी डिजीज़ कहाँ पे आती है, ठीक है, कहाँ पे हमें कौन सा मेजरमेंट लेना चाहिए कि इन सिलिक वर्म्स को ज़्यादा जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो इनको ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। डॉक्टर साहब, ये इतना अच्छा है कि मतलब कहीं पे भी आप प्राउडली अनाउंस कर सकते हो दिस सिल्क बिलोंग्स टू कश्मीर। डेफिनेटली। इतना सब होने के बाद भी क्यों बहुत कम जो है लोग इस तरफ जाते हैं? क्या अवेयरनेस की कमी है? कितना रोल है सर अवेयरनेस का? इसमें मेरा यही है कि अवेयरनेस लोगों तक बहुत कम जा रही है। बताइए ना क्या किया जाए। इसमें जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का मैं बताऊंगा रोल हमारा क्या है, हम पूरे साल इसमें ट्रेनिंग देते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त क्या सिर्फ आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं या बाहर से भी लोग? हमारा जो अप्रोच होता है वो हमारे स्टूडेंट तो हमारे पढ़ते रहते हैं, उनका प्रैक्टिकल भी होता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं और ये अपना जो रेवेन्यू है वहाँ पर भी वो कमा रहे हैं। लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारे जो भी एजुकेटेड यूथ है या अनएम्प्लॉयड यूथ जो भी है, या अगर हमारे किसान भाई भी हमारे पास है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए भी हमारे लिए पूरे साल ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते रहते हैं। और इस वक्त भी अगर आपने सुना होगा रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 500 प्रोग्राम MSME के वसादत से शुरू किए हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रोग्राम शुरू के स्पॉन्सर वही कर रहे हैं। तो इसमें सेरिकल्चर में भी इन्वॉल्वमेंट है, हम भी आपके प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज के दिन में भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो हमारे कॉलेज के यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको हम बुला रहे हैं, अपने कॉलेज में बुला रहे हैं, वहाँ पर हम इनको अवेयरनेस भी दे रहे हैं और पूरा हम उनको एक अवेयरनेस कैसे हम एक एंटरप्रेन्योरशिप में तब्दील करेंगे, जो हम टेक्निक्स उनको बता रहे हैं। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारा मेन जो अप्रोच होता है, हम नई नई
टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर, वही टेक्नोलॉजीज जो आगे फार्मर को जहाँ पर वो कुछ क्रॉप ले रहा था उसमें कैसे उसमें और प्रॉफिट उसको आए, क्रॉप में कैसे इजाफा हो जाए, वो टेक्नोलॉजीज हम डेवलप करते रहते हैं। और हमारा यही अप्रोच होता है कि जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं जहाँ से किसान भाई या एंटरप्रेन्योर जो भी है उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, वो उसकी तरफ से हम उनको माइल करिए, हमारा अप्रोच है। आपके पास जो बाहर से भी लोग आते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी आप करते हैं। दानिश साहब, आप जब आपने शुरुआत की इस चीज की, आपने सोचा कि इस लाइन में जाना है, फाइनली आपने अपना एक यूनिट एस्टैब्लिश किया, उसके बारे में मैं आगे आपसे पूछूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरह करें, शुरुआत करें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा उस तरह पे उस वक्त पे कौन कौन से चैलेंजेस आपको दरपेश रहे, और क्या आज भी आप उन चैलेंजेस को वहीं पे देखते हैं या बहुत हद तक उनको जो है ना कूप अप किया गया है? बेशक, सबसे पहले तो मेंटल प्रेशर होता है, आपको पता ही है, तो मेंटली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, आप कहाँ जाएंगे, करियर है, वो है, बाकी चीज़ें हैं जी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जैसे हमारा ऑलरेडी कॉस्मेटिक का चल रहा था, यहाँ से हमारा पैसा जनरेट हो रहा था, ठीक। इसके बगैर भी हमारे कास्ट में दूसरा सेक्टर है हॉर्टिकल्चर, आपको पता है, तो वहाँ से भी मुझे ऑफर आए थे, मतलब इसमें स्टार्टअप में, वहाँ पे मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। तो ये एक्सपोजर मुझे इस यूनिवर्सिटी से मिला, ठीक। और रेयरिंग का जहाँ तक सवाल है कि मैं हमेशा क्वेश्चन ये था क्या ये फायदेमंद है, लोग क्यों नहीं कर रहे हैं जी। तो मैं बोलूँगा, अगर मैं अपने बारे में अगर बात करूँगा, हमारे भी घर में बाग है, 35 प्लांट्स कन्वेंशनल बड़े, 76,000 से ज़्यादा उसको कभी नहीं आया जी। और अगर कंपेरेटिवली मैं सेरिकल्चर को देखूँ, मैं उसी लैंड से 2 लाख रुपए जनरेट कर सकता हूँ, डबल मनी, डबल मनी, और सबसे इम्पोर्टेंट और सस्टेनेबल जी। आप देखो कितने सारे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जी, कितने सारे कैंसर्स फैल रहे हैं इसकी वजह से जी। तो लेकिन हमारा सेरिकल्चर जो है सस्टेनेबल है। तो आपको ये कहने का मतलब है जब आपने शुरुआत करी, आपने सोचा कि मुझे ये करना है, आपको ज्यादा मुश्किलात नहीं आई उस वक्त पे? मुझे ज्यादा मुश्किलात नहीं। आप जो बोल रहे हैं ये सारे अपॉर्चुनिटीज है, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो कि कोई चैलेंज, आपको कोई चैलेंज उस टाइम दरपेश नहीं रहा जब आप? चैलेंजेस मेरे पास यही थे कि असल में हम लैंड का जो है किस तरह से हम लैंड अवेलेबल करेंगे खुद के लिए, ठीक, क्या ये सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें कॉलेज की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, ठीक, और फिर हमें गाइडेंस भी मिली कि आपका डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, ठीक। अगर आप देखोगे ना तो इन वर्म्स को जब हम 1 महीने में कंप्लीट होता है इनका लाइफ साइकिल, तो पहले 2 इनस्टार जो है ना हमें डिपार्टमेंट ही करके देते हैं वो, ओके। मतलब वो खुद उसको रियर करते हैं, आपको बोलते हैं भाई ये लो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर लड़का चाहे, अगर कोई नौजवान चाहे इस सेक्टर में जाना तो इतना मुश्किल नहीं है। इतना मुश्किल कहानी नहीं है। अबू लैस, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, यंग माइंड है, आपने एनालिसिस किया है सिचुएशन को, आपने अपना यूनिट एस्टैब्लिश किया, आपने देखा होगा कि कौन कौन सी चीजें, आप एक शार्प माइंड हो, छोटे हो आपने कीनली कुछ चीजें ऑब्जर्व की होंगी कि कौन चीजें हैं जो रोक रही है हमारे नौजवानों को, आप जैसे नौजवानों को इस सेक्टर में आने से? आई थिंक माइंडसेट जी। माइंडसेट ये है कि आप जो सेरिकल्चर इंडस्ट्री है ना, आपने पहले जब जिक्र किया, जब जो ब्रिटिश एम्पायर थे यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद जो ही टाइम आगे बढ़ता गया तो मॉडर्नाइजेशन हुई, बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई, लेकिन जो सेरिकल्चर इंडस्ट्री है ना थोड़ी बहुत पिछड़ गई, थोड़ी बहुत पिछड़ गई, तो वहाँ पे हमने लैग किया, ठीक है। अगर हमने शाना बशाना जहाँ से हमने यहाँ मतलब बाकी जो सेक्टर्स है, इंजीनियरिंग है, MBBS है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, या बहुत सारे सेक्टर्स जो हम कश्मीर में हम देखे चले आ रहे हैं, उसी टाइम अगर हमने शाना बशाना सेरिकल्चर को भी आगे बढ़ाया होता, सपोर्ट रहा होता, आपको पता है कि हालात नासाज रहे, ठीक है, तो प्रमोट किया होता सेरिकल्चर को, तो मुझे लगता है आजकल के ज़माने में 2024 में सेरिकल्चर और बाकी जो इंडस्ट्रीज है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की ये शाना बशाना होती। ओके जी, तो ये आपके हिसाब से मेन रीजन है? जी, ये मेन। डॉक्टर खुर्शीद, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कितना इंटरवेंशन, कितना रोल है? जैसे हम जब भी किसी क्राफ्ट्समैन से या किसी आर्टिस्ट से या किसी भी इस तरह के पर्सनैलिटी से यहाँ पे बात करते हैं, उनका कहना है कि हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उस जमाने में लोगों के पास बड़ा पेशेंस भी होता था, फुर्सत भी होती थी। आज बहुत बिजी है, प्री ऑक्यूपाइड है आज का इंसान। तो आज के दौर में जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की जरूरत है हर सेक्टर में, बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं आपकी तरह हमारे पास आते हैं, उनका कहना है कि इंटीग्रेशन का जरूरत है, जहां पे हम ट्रेडिशनल को भी लेके चलें, ट्रेडिशनल चीजों में से भी जो हमारे पास बेस्ट है उनको लेके चलें, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को उनके साथ एमलगम करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाया जाए। जब हम सेरिकल्चर की बात करते हैं, सिल्क इंडस्ट्री की बात करते हैं, यहां पे हम कैसे कर सकते हैं? हमारा यही अप्रोच होता है, जब हम
सिल्क इंडस्ट्री की बात करें, जो फार्मर अभी तक करता आया है, जी। लेकिन उसमें उसको इतनी प्रोडक्शन नहीं मिलती है। लेकिन अगर वो जो हमने अब तहकीक किया होता है इन सालों से, हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जब वो उनको अडॉप्ट करता है तो उसको खुद पता चलता है कि पहले जो मैं कर रहा था उसे उसको 30-32 केजी से क्रॉप मिलता था, लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं उनको तकरीबन 60 केजीज का भी क्रॉप मिलता है। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो अगर जो अपना ट्रेडिशनल तरीके से वो करता है उसमें उसको उम्मीद नहीं है कि मुझे ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो अपनाएगा जो यूनिवर्सिटी ने तहकीक किया होता है, टेक्नोलॉजी डेवलप की होती है, उनको अगर वो लाए तो उनको फ़ायदा की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। तो हम यही फार्मर से या जो एंटरप्रेन्योर हमारे हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजीज को अपनाएं जहां पर हमें मुनाफा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो ट्रेडिशनल तरीका होता है तो उसमें यही रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर कुछ तहकीक सामने आ गया है कि इसमें से आपको ये टेक्निक अपनानी है, इसकी वजह से आपका प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। और जैसे एंटरप्रेन्योर सब ने कहा कि इसमें डिजीज मैनेजमेंट का रोज है, क्योंकि सिल्क इंडस्ट्री में एक ऐसा है कि लाइव मटीरियल है, सिलिकॉन लाइव मटीरियल है, इसमें कभी भी कुछ भी डिजीज अगर लग सकती है तो क्रॉप सारा खराब हो सकता है। और यही भी वजह है कि जब किसी का क्रॉप पूरा खराब होता है, मोर्टलिटी होती है, तो वो एक किस्म का डिसइंटरेस्ट होता है फिर आगे लेने के लिए का वो कहता है नहीं इसमें तो नुकसान हो गया। लेकिन अगर हम देखेंगे नुकसान क्यों हुआ, अगर उसने हमारी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, डिजीज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है ये एक जो रीजन है डिजीजेस का, इसका नोटिस कॉस्ट ने लिया हुआ है और कॉस्ट ने इसका इलाज भी दिया ऑलरेडी। टेक्नोलॉजी में जो रिमीडियल मेजर्स है, जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो ऑलरेडी अडॉप्टेड है। तो अगर वो सिर्फ अपनाए इसी तरह से, कोई नहीं कि उसका अच्छा मुनाफा इसमें आ गया। अभी जो हमने यहाँ पर क्लिप देखी था वो ज्यादा थी पोस्ट कोकून सेक्टर में। अभी मैं कह रहा था प्री कोकून, जैसे कोकून बनाना है, लेकिन उसके बाद हम कोकून को हमें लाना है रासली प्रोडक्शन की तरह। जैसे भी क्लिप में हमने देखा उसमें ज्यादा था वही पोस्ट कोकून सेक्टर का दिखाया गया है। पोस्ट कोकून सेक्टर में यहाँ पर भी बहुत सारे वसाइल है। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट का भी यह रोल होता है कि ऑक्शन के दौरान बाहर से भी हमारे पास रीलर आते हैं, तो हमारे जो यूनिट्स यहाँ पर उतने सफिशिएंट नहीं है। जो हमारा यहाँ सारा प्रोडक्शन है वो सारा यूटिलाइज हम यही करेंगे, राष्ट्रीय प्रोडक्शन यही बनाएंगे। तो डिपार्टमेंट जो हमारा जो सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो बाहर से लाते हैं रीलर, जो हमारे पास फिगर्स है उसमें ये कहा गया है कि 800 मिलियन टन हमारा जो हमारा प्रोडक्शन। तो क्या ये सारा यहाँ पे फिर सारा ये कंज्यूम यहाँ पर राष्ट्रीय कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर यूनिट्स अभी इतने एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूनिटी की गवर्नमेंट की भी स्कीम्स आ रहे हैं, जहां पर वो अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आ रहा है उसके लिए वो स्कीम उनके लिए रखते हैं। उनमें क्या लवाजमात है वो डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर से वो राब्ता कायम करते हैं और स्कीमों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि इसका जो रॉ मटेरियल का मसला होता है, जहां तक डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ जब सिल्क इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल पहले से ही एक्स्ट्रा हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है और यूनिट्स बहुत कम है। एक्चुअली तो क्या करें, क्या यूथ को क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की जब बात आती है तब इन्वेस्टमेंट की बात आती है जी। लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि CSB की जो स्कीम्स है उसमें 80:10:10 80% देगा आपको CSB, 10% स्टेट देगा, 10 ही आपको निकालना। बस 1 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट होगा, 80 लाख देगा CSB, 10 लाख देगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट और आपको 10 लाख निकालना। इससे बेहतर स्कीम क्या हो सकती है? मतलब यहाँ पूछ ले, अगर वेस्ट बंगाल से बंदा यहाँ बायर खरीदने आता है कोकोनस, रात को होटल में रुकता है, जब उसको फायदा है हमें क्यों नहीं आएगा? तो ये मैं बोलना चाहता हूँ यूथ को, इसके बारे में आप सोचो, एनालाइज करो, ठीक, अडॉप्ट करो चीजों को, कम से कम एक थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करो इस चीज का, तो आप खुद देखोगे ये कितना बेनिफिशियल है। अबुलैस, आप सिर हिला रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहते हो इस बात में? जी, मैं बिल्कुल दानिश साहब की बात से सहमत हूँ और एडिंग मोर टू दिस, अगर आपको कहीं पे भी कमी पीछी लग रही है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए आज इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है, आज आप फ़ोन उठाओ, क्लिक करो, ChatGPT गूगल करो, एवरीथिंग विल बी ऑन योर फोन। तो वहाँ पर भी आपको अगर कमी पीछी आ रही है तो यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं 24/7। तो वहाँ पर प्रोफेसरान है जो बाकी रिसर्च जिन्होंने किया है, ठीक है, तो उनके पास एबेंडेंस ऑफ नॉलेज इस रिलेटेड, वो आपको गाइड कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। तो आज जहाँ पर आप लैक कर रहे हो नॉलेज को, या जहाँ पर आप चीज़ों को लैक कर रहे हो या स्कीम्स को आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी स्कीम्स है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की वेबसाइट है जो आपको फ़ोन पे भी मिलेगी, वहाँ पर आप जाओ और वहाँ पे आप देखो कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है और उसी हिसाब से आप सिलेक्शन कर लो। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ यूनिवर्सिटीज़ का, स्टूडेंट्स का, यूथ जो पढ़े लिखे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ये तो हुई उनकी बात।
اب ایک عام آدمی ہے، ایک عام نوجوان ہے جو دور دیہات میں پڑھ کے نکلا ہے یونیورسٹی سے یا کالج سے، اور وہ چاہتا ہے آپ کو دیکھ کے، آپ کو سن کے وہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں اب مجھے اس لائن میں جانا چاہیے، میں جاؤں گا، وہ کیسے اپروچ کرے گا آپ کو مطلب آپ کے ادارے کو یونیورسٹی جو ہم یونیورسٹی بھی کرتے ہیں، ہم نئے نئے ایریا دیکھتے ہیں جہاں پر ہمارا سیریکلچر لوگوں کے لیے بہترین ایک ایونیو ہے، جہاں پر کچھ انڈسٹریز نہیں ہیں، جہاں پر ہارٹیکلچر ایگریکلچر کا کوئی سکوپ نہیں ہے، کل ملا کے آپ کے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم خود بھی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم نئے ایریا کو ایکسپلور کریں۔ کی ضرورت نہیں ہے کسی ادارے سے، کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی ہماری یونیورسٹی کے پاس آئے، کالج آف ٹیمپریٹ سیریکلچر کے اپروچ کرے، جو بھی اس کو جانکاری چاہیے، جو بھی اس کو اویئرنیس چاہیے، جو بھی اس کو اسکل چاہیے، ٹریننگ چاہیے، اس کے لیے ہم تیار ہیں، بہت اچھی بات دروازے کھلے ہیں۔ چھوٹا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، مارکیٹنگ کے لیے جب مارکیٹنگ کی بات ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہیں، جن کے پاس اویلیبل ہے بھی مٹیریل، جن نے بنا کے بھی رکھا ہے، وہ مارکیٹنگ کو لے کر شکایت کرتے ہیں ایسا اویلیبل پلیٹ فارم کی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے میں یہاں پر بہترین سسٹم رکھا ہے سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا، تاکہ فارمر کو جس نے کراپ بنایا اس کو زیادہ سے زیادہ منافع ملے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو پروفٹ ملے، اس کے لیے وہ آکشن کرتے ہیں، جسے میں نے ابھی کہا یہ پلیٹ فارم آلریڈی اس میں میرا یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی کبھی دیری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پینل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے، آپ کا ایک میسج جو ہمارے یوتھ ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا پرپز ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے جو ہیں انٹرپرینورشپ، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے سیکٹرز بھی ہیں جو ورجن ہے، اگر اسی سیکٹر کو بھی دیکھا جائے تو بہت کم لوگ اس میں جا رہے ہیں جو اپنے یونٹس کرتے ہیں، آپ کا میسج آپ سے شروع اس کا میرا یہی ہے، ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں اور جو کم پڑھے لکھے ہیں، ان کے لیے بھی سیریکلچر ایک بہترین روزگار کمانے کا ایک ذریعہ ہے، جس کو ہم کہیں گے انٹرپرینورشپ لگاتے ہیں۔ وہ خود کے لیے کما نہیں سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ایک روزگار کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر ان کو کوئی جانکاری چاہے، ہماری یونیورسٹی بھی اس کے لیے اویئرنیس دیں گے، کیونکہ اس پروگرام میں تو پوری جانکاری ہم دے نہیں پائیں گے، اس کے لیے سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، جو بھی ہر طرح کی جو اس میں ضروریات ہے وہ تک پہنچا پائیں گے، جو اسکیمز ہے اس کے بارے میں ان کو جانکاری ملے یونیورسٹی سے بھی اور ڈپارٹمنٹ سے۔ دانش جی آپ کا میسج؟ میں تو یہ بولوں گا کہ اصل میں آپ کو بزنس پہ فوکس کرنا چاہیے، ٹھیک، آپ کو آئیڈیاز پہ فوکس کرنا چاہیے، جس طرح سے میں نے ابھی بولا اس میں ویسٹ پروڈکٹ نکلتا ہے سیریسل، آپ اس کا مارکیٹ ویلیو دیکھو گے تو 12,000 میں 1 kg ہوتا ہے۔ ایک پروگرام میں تو یہ ساری باتیں نہیں ہو پائیں گی۔ ابولیس صاحب کا میسج آپ کے عمر کے جو لڑکے ہیں؟ میرا میسج ہے یوتھ کے لیے کہ آپ گو فار اٹ، ٹھیک ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچنز ارائز ہوتے ہیں تو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے لیے، ہماری یونیورسٹی آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، تو آپ کبھی بھی آئیے، اپنے کویشچنز پوچھ کیجیے، اپنے تھریٹس پوچھ کیجیے، اور جو کسی بھی فیلڈ میں سیریکلچر میں یا باقی کوئی فیلڈ ہے جو اپارچونیٹیز ہے آپ ان کو کریک کیجیے۔ بہت اچھا ڈاکٹر خورشید، آپ ہمارے یہاں آئے آج کے پروگرام میں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دانش جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابولیس آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، کیونکہ وقت کی ایک کمی رہتی ہے ہر بار، ہر ایپیسوڈ میں ہمارے یہی ہوتا ہے، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔